एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। एक्चुअली में स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि ये जैसे सपोज करो दो कर्व्स हैं, अब इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है। तो अगर मान लीजिए जैसे दो दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा यार ये वाला एंगल थीटा सही रहेगा, ठीक है। तो पास वाले ने कहा ऐसा करते हैं थोड़ा और आगे ले लेते हैं, थीटा बड़ा आ जाएगा यार अपने को। तो उसने कहा यार थोड़ा फिर और आगे ले लो, और थीटा बढ़ता आ जाएगा। तो फिर दिमाग में आया यार ऐसे तो थीटा बढ़ता ही रहेगा, तो फिर हम एंगल कैसे निकालेंगे, ये तो थीटा ही बढ़ जाएगा। तो पास में एक विद्वान आदमी बैठा, तो उसने मतलब आप जैसे कोई विद्वान बैठा, तो उसने कहा कि यार ऐसा नहीं करते, ये ऐसे तो थीटा वेरिएबल आएगा तुम्हारा, सिंगल थीटा थोड़ी ना आएगा। तो फिर उन्होंने कहा फिर कैसे निकालते हैं दो कर्व्स के बीच में एंगल, जब भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो उसने कहा देखो भाई, जब भी दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व पे टेंजेंट बनाओ। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो तो दोनों पे है, तो दो टेंजेंट बन जाएंगे ना, दो कर्व्स के लिए दो टेंजेंट वो बनवा दिया। उसने कहा एक टेंजेंट ये ले लो, एक टेंजेंट ये वाली ले लो, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, उसको हम फाइनली कर्व के बीच का एंगल मानेंगे। तो उन्होंने कहा पक्का है ये? हाँ पक्का है। क्या कि कभी भी दो कर्व्स के बीच में जब भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो निकालने के लिए उन कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालते, उन पर बनने वाले टेंजेंट का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पहला काम हमेशा याद रखना है, इसके कहानी में हमेशा दो सिरों पर लड़ाई होगी। सबसे पहला काम होगा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और सेकंड जॉब क्या होगा? सेकंड जॉब होगा फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। या यूं समझिए, मेक टेंजेंट एंड फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब कैसे चलना है, क्या चलना है, थोड़ा और सीरियसली बताता हूं। अब रही बात सर टेंजेंट से कैसे आखिरकार कहानी को आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने कहा बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास टेंजेंट आएगा, तो टेंजेंट मतलब dy/dx से हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। dy/dx का मतलब एक बार के लिए अगर पहले कर्व के लिए m1 मान लो और दूसरे कर्व के लिए अगर मैं m2 मान लेता हूं, तो मेरे पास m1 m2 दोनों आ गए। और m1 m2 आते ही मेरे पास में एक बहुत पुराना फार्मूला पड़ा है, वो है मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, मतलब आप पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे m1 निकालोगे, दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे m2 निकालोगे, फिर इस फार्मूले में भर दोगे। बिल्कुल। अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई, वो ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि हाँ सर एक फार्मूला तो जरूर दिखा हुआ है हमारा, और वो क्या है? ये वाला फार्मूला। तो जब भी हमारे को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, हमारा हर बार का काम होगा पहले कर्व का dy/dx। सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा काम पहले कर्व का dy/dx, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखा, उससे m1 आएगा। फिर दूसरे कर्व का dy/dx, उसमें अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखा, उससे m2 आएगा। और फिर तीसरा काम फार्मूले में रखना। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये याद दिला दूं, पता तो खैर आपको ही हो गए, कि जब भी आप ऐसा मॉडुलस लगाते हैं ना, तो मॉडुलस लगाते ही जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, टेन थीटा पॉजिटिव अपने आप में या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड में होता है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट तक लाइनें मुड़ नहीं सकती। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 डिग्री से भी ज्यादा, और दो लाइनों के बीच का एंगल हमेशा ज्यादा से ज्यादा 180 हो सकता है, ठीक है ना। जीरो से लेकर के उल्टा हम तो पाई के अंदर ही रखते हैं। तो इसका मतलब ये कि दो लाइनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां पे सुनने लायक बात क्या है? हमारा टेन थीटा पॉजिटिव आया क्योंकि हमने मॉडुलस का प्रयोग किया, और मॉडुलस के आंसर के कारण टेन थीटा पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया इसका अंदर टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने एंगल अपने आप में 0 से π/2 है। 0 से π/2 के बीच का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। इसका मतलब ये कि जब भी हम फार्मूले में मॉडुलस लगाते हैं, तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो एक्यूट एंगल में आता है। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि कभी भी कोई दो लाइनें अगर एक तरफ एक्यूट एंगल बना रही होती हैं, तो दूसरी तरफ से एक और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पाई माइनस एक्यूट एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल निकल रहा होता है। तो हमारे को पता होना चाहिए किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में दो तरह से आंसर दिए जाते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के, एक थीटा, एक पाई माइनस थीटा। तो ये वाली बात आप में से कोई अगर भूल गया हो तो फिर भी मैं लिख देता हूं, याद रखना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या तो थीटा होता है या पाई माइनस थीटा होता है, जहां पे थीटा अपने आप में 0 से 180 के बीच में। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉइंट, बड़े ध्यान से अगला पॉइंट सुनना। अगर कल को आपने दोनों का m1 m2 निकाला और आपका m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब दोनों कर्व्स पे बनने वाले टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ऐसे कर्व्स ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाएंगे। कब? जब हमारे
दोनों के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है, यहां पे वही वाली बात कि जब भी m1 m2 -1 होता है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। जब भी m1 m2 -1 होता है तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। परंतु अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 -1 होना जरूरी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर और m1 m2 -1 ना आए? इसका जवाब आपको अगली लाइन दे रही है। सपोज अगर पहले वाले कर्व का dy dx 0 दे जाए और दूसरे कर्व का dy dx इन्फिनिट दे गया, तो हमारे को पता होना चाहिए जब m इक्वल टू 0 होता है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब भी किसी का dy dx इन्फिनिट होता है तो वर्टिकल टेंजेंट हो जाता है। और ऐसे केसेस में कोई भी समझ सकता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 90 डिग्री अगेन। बट यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 m2 0 इंटू इन्फिनिट -1 नहीं दे रहा, बट उसके बावजूद भी टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इसका मतलब अब कर्व्स होंगे वो ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएंगे। याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार m1 m2 -1 आए। अगर m इक्वल टू 0 और एक का m इन्फिनिट आ रहा है तब भी हम कहेंगे कि जो हमारे कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल है। तो याद रखना, ऑर्थोगोनल दो केस में हो सकता है। एक बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप में जब आप dy dx निकालें दोनों कर्व्स का तो आपका dy dx सेम आ गया। अगर dy dx सेम आ जाए तो हम कहेंगे उस केस में कि m1 बराबर m2 आ जाए तो एक चांस कर्व के टच होने का भी बनता है। हो सकता है दोनों कर्व एक दूसरे के टच कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसमें कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे m1 बराबर m2 लाओगे तो हम समझ जाएंगे कि कॉमन पॉइंट भी है और m1 m2 के बराबर भी, तो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करके गए, है ना? ये सारी बातें आपको बहुत जरूरी है समझ के चलना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपको, मैंने जैसा बोला, आप सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर उसके बाद dy dx निकालें और dy dx में पुट करें m1 m2 आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद में आपको थोड़ा सी देर के लिए ऐसा लगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफी टफ है। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टफ है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टफ आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है डिफिकल्ट है यार, इतना आसान तरीका नहीं है, मतलब कुछ अंडर रूट में चला गया और प्लस माइनस हो रहा है और सर बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो उस केस में मैं आपको ये सलाह दूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट रिटन इन एनी बुक, बट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको ये सलाह दूंगा कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में अपना दिमाग लगाने की बजाय एक चांस m1 m2 को मल्टीप्लाई करने का लें। क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफिकल्ट हो तो एक बार आप m1 m2 को मल्टीप्लाई करके देखो, हो सकता है शायद -1 आ जाए सीधे ही। ऐसा भी होता है, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, आपका दिमाग खराब हो गया, ठीक है यार ये बड़ा गंदा सा आ रहा है यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कौन निकालेगा? अभी ये निकालो, फिर उसका dy dx निकालो, सीधा dy dx निकालो। आपका m1 आए m2 आए, उनको मल्टीप्लाई करके देख लो, कई बार -1 लग जाता है, माने ऑर्थोगोनलिटी पक्की हो जाती है। अच्छा, एक और चीज भी, अगर बाय द वे कोई मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ऐसे कई कर्व्स होते हैं जिनको सॉल्व करना आसान नहीं होता अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, या नॉर्मली उन दोनों को भी सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल, तुक्का। हाँ, हम क्या करते हैं, एक्स की कुछ अच्छी अच्छी वैल्यू जो उस कर्व को सूट कर रही होती है ना, वो पुट कर करके देखते हैं। जैसे 0 और 1 तो पक्का है, अगर मान लो क्वेश्चन में sin x cos x है तो 0 π/2 भी कर सकते हैं, π/4 भी लगा सकते हैं, ऐसे तुक्के रख रख के देखते हैं जिससे हमारे जल्दी से आंसर आ जाता है। ये भी है, हाँ ये भी बात, लेकिन ये क्योंकि बुक्स वगैरह में नहीं होता तो अपन थोड़ा सा समझ के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा दादा क्या, यहां तक की बात भी पकड़ में आ गई होगी। अब एक और पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कर्व जो है, जैसे आपने कर्व बनाया तो आपको पता चला कि वो जो दोनों कर्व थे वो दो जगह टकरा गए, दो से ज्यादा जगह भी टकरा सकते। अगर मान लीजिए कर्व दो जगह टकरा रहा है और आपको पता चल रहा है कि जहां जहां उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वहां वहां पे दोनों जगह पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आया, तो ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी वो ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाएंगी। क्लियर है? तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर दोनों जगह आ रहा है तो 90 डिग्री पे ऑर्थोगोनल कहलाएंगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 90 आए, मान लीजिए दोनों ही जगह पर सेम आ गया। अगर भाई दोनों ही जगह पर सेम आ गया तो आपको यह समझ के चलना है कि उसे आइसोगोनल कर्व्स बोलेंगे।
मान लो 70 डिग्री 70 डिग्री आ गया, 75 डिग्री 75 डिग्री आ गया, तो हम उसे आइसोगोनल कर्व्स बोलेंगे, आइसोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया, ऐसा बनाया डायग्राम, पता चला कि ये वाला और ये वाला दोनों अपने एंगल 90 90 आ गए, तो हमारे को कहेंगे ऐसे केसेस में ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है ना, माने ऑर्थोगोनल कर्व्स ही कहेंगे एक तरह से। लेकिन अगर कल को ऐसा हो गया क्या कि आपने बाय द वे एक डायग्राम बनाया, दूसरा बनाया, एक जगह तो 90 आ गया, ठीक है, और दूसरी जगह पर 90 नहीं आया, तो हम ऐसे कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलेंगे। हम उस पॉइंट पे ऑर्थोगोनलिटी पक्की मान लेंगे, जैसे पी पे ऑर्थोगोनल है, बट ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि ऑर्थोगोनल कर्व्स होने का मतलब हर पॉइंट पे जहां जहां टकराए वहां पर, मतलब ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स होने का मतलब जहां जहां टकराए वहां पर हर जगह पर 90 डिग्री आना। ये तो खैर बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अपने को पता चला ये 90 नहीं आया, तो हम कहेंगे ये ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं है। राइट है। अच्छा, और सर अगर ऐसा हो जाता कि सपोज जैसे मतलब मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया इस तरह से, और हमारे पास में एक जगह पर जो एंगल आया वो 90 नहीं आया, 70 आ गया लेट से, दूसरी जगह पर भी अपने आप में 70 ही आ गया, तो मैंने जैसा बताया आपको कि अगर बाय द वे दोनों तरफ 70 70 आ गया, तो हम लोग ऐसे केसेस में इसे आइसोगोनल कर्व्स बोलेंगे, आइसोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी को ये तीनों डायग्राम बात समझ में आई होगी, और बहुत आसान सी बात थी, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था कि अगर दोनों जगह 90 90 है तो ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व, अगर बाय द वे एक जगह 90 है एक जगह 90 नहीं है, तो हम उसे ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व नहीं बोलेंगे। हाँ, पी पे ऑर्थोगोनलिटी पक्की है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों जगह पे सेम आ रहे हैं, 90 नहीं, अगर कोई और एंगल आ रहा है, तो हम उसे आइसोगोनल बोलेंगे। ठीक है। तो दोबारा से सारी बातें दोबारा याद दिला दूं। पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दूसरा काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे dy/dx निकाल करके m1 m2 पाना, और तीसरा काम tan थीटा में रखना। tan थीटा में आंसर लेते समय अगर हमने मॉडुलस लगा दिया तो ऑब्वियसली हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आंसर एक्यूट एंगल को जस्टिफाई करता है। तो जब भी जैसे मान लीजिए हमारा एक आंसर tan इनवर्स 4/7 आया, मान लो एक आंसर हमारा tan इनवर्स 4/7 आया, तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली पाई माइनस tan इनवर्स 4/7 बोला जाएगा। राइट है ना। तो ये बात आपको दिमाग में भरनी पड़ेगी कि हमारे हमेशा दो एंगल होंगे, एक थीटा एक पाई माइनस थीटा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर m1 m2 अगर -1 आ रहा है तो ऑर्थोगोनल बोलेंगे, अगर बाय द वे एक m 0 आ रहा है, एक का m इनफाइनाइट आ रहा है, तब भी ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तीसरी बात, अगर बाय द वे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे m1 और m2 इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे थे। अच्छा, चौथी बात, अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम उस केस में m1 m2 -1 ट्राई करने की सलाह देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल वापस लग रहा हो, तो आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको बोला। तो मेरा दादा कहला ये सारी बातें आपको अभी भी एक बार दोबारा से रिवाइज करने पे याद हो गई होंगी।